आप सभी को नमस्कार। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि भाई आप तैयारी एक बार करो, लेकिन तैयारी ऐसी करो कि तैयारी बार बार ना करनी पड़े। कहने का मतलब ये है कि आप एक बार पढ़ो, लेकिन ऐसा पढ़ो कि आप जिस भी पेपर में बैठो उसी पेपर को आप क्लियर करें और वहीं पर आपका सिलेक्शन हो। मैं देखता हूँ कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, वो इंतज़ार करते रहते हैं कि जब एग्ज़ाम की डेट डिक्लेयर हो जाएगी हम तो तभी अपनी तैयारी शुरू करेंगे। और दुर्भाग्यवश इस तरह के जो बच्चे होते हैं वो तैयारी के पीक पर नहीं पहुंच पाते, जिस कारण उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता। जबकि कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो उन्हें इस चीज़ से मतलब नहीं है कि पेपर कब होगा कब नहीं होगा। वो लगातार अपनी तैयारी में लगे रहते हैं और जब भी पेपर की डेट आती है, डेट आने के बाद अपनी तैयारी में तेज़ी लाते हैं और कहीं ना कहीं उनका सिलेक्शन हो ही जाता है। तो आप सभी भी ऐसी ही तैयारी करें, धीमी गति से लंबे समय तक आप अपनी तैयारी करते रहें। जब भी आपका पेपर होगा निश्चित ही उसमें आपको सफलता मिलेगी। आप ये बिल्कुल ना सोचें कि अभी एग्ज़ाम की डेट नहीं है तो अभी पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। आपको लगातार पढ़ना है, अपनी तैयारी में अच्छे से लग जाना है। आप तैयारी को लेकर टालम-टोली कतई ना करें, नहीं तो उसका कहीं न कहीं नुकसान होता है। आज हम बात करते हैं लीवर के बारे में। लीवर जिसे हम उत्तोलक के नाम से भी जानते हैं। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई लीवर होता क्या है, तो इसका बिल्कुल सीधा जवाब ये बनता है कि लीवर एक साधारण मशीन होती है जिसकी सहायता से किसी कठिन कार्य को आसानी के साथ संपन्न किया जा सकता है। चित्र में आप देख रहे होंगे कि एक व्यक्ति खड़ा है और बल लगा रहा है वो नीचे की तरफ। ये देखो, ये सर्किल में बल नीचे की तरफ लगा रहा है और बीच में आपको एक्सिस या फलक्रम दिखाई दे रहा है। इस एक्सिस के ऊपर से ये लीवर गति करता है और बल के दूसरी तरफ जो लोड है वो लोड ऊपर की तरफ चला जाता है। तो इस लोड को अगर कोई व्यक्ति हाथों से उठाता है डायरेक्ट बिना लीवर का प्रयोग किए, तो उसे अधिक बल लगाना पड़ेगा और काम करने में ऊर्जा की हानि भी होती है। तो कम बल का प्रयोग करके अधिक कार्य करने वाली एक साधारण मशीन को हम लीवर कह सकते हैं। अब लीवर में तीन बिंदु होते हैं। पहला होता है इफल्ट, या इसे लोड भी इफल्ट या फोर्स हम कह सकते हैं। दूसरा बिंदु होता है फलक्रम, या इसे एक्सिस भी कह सकते हैं। और तीसरा जो बिंदु होता है लोड। कुछ बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहता है कि हम लीवर को कैसे याद करें। वो देखते रहते हैं कि भाई लीवर में कौन सी चीज़ बीच में है, कौन सी चीज़ किनारे पे है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको केवल ये ध्यान रखना है, ये याद रखना है कि लीवर में बीच की पोजीशन पर इन तीनों चीज़ों में से कौन सी चीज़ आती है। लीवर में बीच में कौन सी चीज़ है उसी के आधार पर लीवर को वर्गीकृत किया गया है। आइए देख लेते हैं कि अगर पहली श्रेणी के उत्तोलक की मैं बात करता हूँ तो पहली श्रेणी के उत्तोलक में फलक्रम या एक्सिस बिल्कुल बीचों बीच होता है। एक्सिस के एक तरफ लोड होता है और एक्सिस के दूसरी तरफ इफल्ट होता है। तो अगर आपके सामने सवाल आए कि भाई पहली श्रेणी के उत्तोलक में क्या चीज़ बीच में होती है, तो एक्सिस बिल्कुल बीचों बीच होता है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब आप देखेंगे आपके सामने स्क्रीन पर दूसरी श्रेणी का लीवर आपके सामने है। तो दूसरी श्रेणी के लीवर को याद रखने के लिए आपको केवल बीच में कौन सी चीज़ है इतना ध्यान रखना है। आप देख रहे हैं कि दूसरी श्रेणी के उत्तोलक में लोड बिल्कुल बीचों बीच होता है और लोड के एक तरफ फोर्स और दूसरी तरफ फलक्रम होता है। इस तरह से आप दूसरी श्रेणी के उत्तोलक को याद रख सकते हैं।
अब आप देखेंगे कि तीसरी श्रेणी के उत्तोलक की क्या विशेषता होती है। तो तीसरी श्रेणी के उत्तोलक में इफ़र्ट या फोर्स बीच में होता है और फोर्स के एक तरफ लोड होता है और फोर्स के दूसरी तरफ फलक्रम होता है। इस तरह से तीसरी श्रेणी के उत्तोलक को भी आप आसानी से याद रख सकते हैं। उत्तोलक को याद रखने के लिए केवल आपको बीच की पोजीशन के ऊपर ध्यान देना है कि बीच की पोजीशन में उत्तोलक का कौन सा अंग है। उसी के आधार पर आप निर्णय लेंगे कि उत्तोलक किस कैटेगरी का है। अब आप देखेंगे कि फर्स्ट क्लास लीवर, सेकंड क्लास लीवर और थर्ड क्लास लीवर, इन तीनों लीवरों की पिक्चर एक साथ आपके सामने डाली गई है ताकि आप तीनों को एक साथ देखकर और आसानी के साथ चीज़ों को समझ सकें। अब आप देख रहे हैं पहली श्रेणी का जो उत्तोलक है उसमें ये देखो फलक्रम बीच में है और फलक्रम के एक तरफ इफ़ल्ट दिया है और दूसरी तरफ लोड दिया है। यहीं पर अगर आप दूसरी श्रेणी के उत्तोलक को देखते हैं तो दूसरी श्रेणी के उत्तोलक में ये लोड बिल्कुल बीचों बीच है और लोड के एक तरफ इफ़ल्ट है और दूसरी तरफ फलक्रम दिया है। इसी तरह से तीसरी श्रेणी के उत्तोलक में इफ़ल्ट बिल्कुल बीचों बीच है और इफ़ल्ट के एक तरफ लोड है और दूसरी तरफ फलक्रम आपको दिखाई दे रहा है। अब आप देखेंगे कि जो पहली श्रेणी का लीवर होता है उसकी कुछ कंडीशन होती हैं जो आपके लिए जाननी ज़रूरी हैं, जो अक्सर पेपर में इन कंडीशनों के आधार पर ही आपसे सवाल पूछे जाते हैं। देखो पहली श्रेणी के उत्तोलक का प्रयोग अगर आपको संतुलन के लिए करना है तो जो एक्सिस या फलक्रम होगा उसे आपको बिल्कुल बीचों बीच रखना पड़ेगा। एक्सिस की पोजीशन बिल्कुल बीच में अगर आप रखते हैं तो उस लीवर का प्रयोग आप संतुलन के लिए कर सकते हैं। इसी तरह से आप देखेंगे कि अगर आपको पहली श्रेणी के उत्तोलक का प्रयोग बल के लिए करना है, फोर्स के लिए करना है, तो फिर आप उस कंडीशन में एक्सिस को लोड की तरफ ट्रांसफ़र करेंगे। जब आप एक्सिस को लोड की तरफ ट्रांसफ़र कर देंगे तो आप कम बल लगाकर भी अधिक कार्य कर सकते हैं। इसके उदाहरण के तौर पर आपको हमेशा याद रखना है प्लास। प्लास में आप देखोगे जो एक्सिस है, एक्सिस लोड की तरफ होता है और प्लास कम बल लगाकर भी किसी भारी काम को आसानी के साथ कर सकता है। इसी तरह से आप देखेंगे दूसरा उदाहरण इसका नल का डंडा आप जितना लंबा रखते हैं पानी को आप उतना ही कम बल लगाकर नल से बाहर निकाल सकते हैं। अगर नल का डंडा आप छोटा प्रयोग करते हैं तो पानी को निकालने में बहुत ज़्यादा बल आपको लगाना पड़ता है। इसी तरह से अगर कोई आपसे ये कह दे कि भाई हमें पहली श्रेणी के उत्तोलक का प्रयोग स्पीड के लिए करना है तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे। उस कंडीशन में आपको अपने लीवर का एक्सिस इफ़ल्ट की तरफ, जहाँ से फोर्स लग रहा है, फोर्स की तरफ ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, तभी आप पहली श्रेणी के उत्तोलक का प्रयोग स्पीड से कर सकते हैं। इसका सर्वोत्तम उदाहरण आपके सामने कैंची है। कैंची में आप देखोगे कि एक्सिस जो है फोर्स की तरफ होता है और कैंची तेज़ी के साथ कपड़े को काटने का काम करती है। तो इस तरह से पहली श्रेणी के उत्तोलक का प्रयोग आप संतुलन के लिए भी कर सकते हैं, स्पीड के लिए भी कर सकते हैं और फोर्स के लिए भी कर सकते हैं। लेकिन इसकी कुछ कंडीशन है। कंडीशन वही है कि जो एक्सिस है आपका बीच में है उस एक्सिस को आपको ट्रांसफ़र करना पड़ेगा कंडीशन के हिसाब से। जो भी कंडीशन आपको मिलती है उसी हिसाब से इसे ट्रांसफ़र करना होगा। हाँ, अभी आपने देखा कि जो पहले श्रेणी का लीवर होता है उसका प्रयोग आप संतुलन के लिए भी कर सकते हैं, उसका प्रयोग आप बल के लिए भी कर सकते हैं और उसका प्रयोग आप गति के लिए भी कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं सेकंड क्लास लीवर की कि दूसरी श्रेणी के उत्तोलक का प्रयोग आप किस लिए करेंगे। तो जब आपको बल लगाने की आवश्यकता हो, या ऐसा भी कह सकते हैं कि जब कम बल लगाकर अधिक कार्य आप लेना चाह रहे हो
तो उस कंडीशन में आपको दूसरी श्रेणी के उत्तोलक का प्रयोग करना पड़ेगा, क्योंकि दूसरी श्रेणी के उत्तोलक को हम बल के उत्तोलक के नाम से जानते हैं। आप कल्पना करें कि ये कूड़ा उठाने की जो मशीन है, इसमें बीच में लोड रखा हुआ है और लोड के एक तरफ ये पहिया फलक्रम का काम कर रहा है और एक तरफ आप बल लगाकर इस भारी वज़न को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकते हैं। लेकिन अगर हम इसमें छेड़छाड़ कर दें, जो लोड है लोड को इफ़र्ट की जगह रख दें और इफ़र्ट को लोड की जगह रख दें, तो आप देखेंगे कि इतना ही वज़न उठाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा। तो दूसरी श्रेणी के उत्तोलक में बल बीच में रहता है और इसे हम बल के लीवर के नाम से भी जानते हैं, इतना आपको याद रखना है। अब आप देखेंगे तीसरी श्रेणी का उत्तोलक। तो जैसा आपको पहले भी बताया है कि तीसरी श्रेणी के उत्तोलक में फोर्स या इफ़ल्ट बीच में होता है और इफ़ल्ट के एक तरफ फलक्रम होता है और इफ़ल्ट के दूसरी तरफ लोड होता है। तो इस श्रेणी के उत्तोलक का प्रयोग आप उस कंडीशन में करेंगे जब आपको अधिक गति की आवश्यकता होती है। फिजिकल एजुकेशन में अगर आप देखोगे, अधिकतर जो कार्य होते हैं वो गति से संबंधित होते हैं। स्पीड को मेंटेन रखने की आवश्यकता होती है, गति की आवश्यकता खिलाड़ी को होती है। यही कारण है कि फिजिकल एजुकेशन में जो सबसे अधिक लीवर प्रयोग किया जाता है वो तीसरी श्रेणी का लीवर प्रयोग किया जाता है। अब कुछ लीवर के उदाहरणों को लेकर चर्चा कर लेते हैं। आप देखेंगे कि जो हमारा नेक जॉइंट होता है, नेक जॉइंट पहली श्रेणी के उत्तोलक का एक उदाहरण होता है। चित्र में आप देख रहे हैं कि जो नेक मसल्स है वो बल लगाने का काम कर रही हैं और जो जॉइंट है हमारा, ये जोड़ फलक्रम का काम कर रहा है और जो एंटीरियर पार्ट है ये लोड का काम कर रहा है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पहली श्रेणी के उत्तोलक की जो कंडीशन होती है कि फलक्रम बीच में होगा और फलक्रम के एक तरफ इफ़र्ट होगा और फलक्रम के दूसरी तरफ लोड होगा। ये सभी कंडीशन यहाँ पर आपको पूरी होती दिखाई दे रही हैं। इस कारण नेक जॉइंट पहली श्रेणी के उत्तोलक का उदाहरण होता है। फर्स्ट क्लास लीवर का दूसरा उदाहरण होता है एल्बो एक्सटेंशन। एल्बो एक्सटेंशन के दौरान आप देखेंगे कि हमारा एल्बो जॉइंट एक्सिस का काम करता है, हमारी ट्राइसेप्स मसल्स फोर्स का काम करती है और हमारा फोर आर्म एल्बो जॉइंट के आगे का हिस्सा वो लोड का काम कर रहा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि एक्सिस के एक तरफ फोर्स है और दूसरी तरफ लोड है। यही पहली श्रेणी के उत्तोलक की विशेषताएं होती हैं, यही कंडीशन होती हैं जो यहाँ पर पूरी होती दिखाई दे रही हैं। इसके अलावा वी सिटअप भी पहली श्रेणी के उत्तोलक का ही एक उदाहरण होता है, ये भी आपको याद रखना है। अब आप देखेंगे कि पंजों के बल खड़े होना दूसरी श्रेणी के उत्तोलक का उदाहरण होता है। इसमें आप देखेंगे कि हमारे पैर के पंजे फलक्रम का काम कर रहे हैं और हमारी गैस्ट्रोक्नीमियस मसल फोर्स का काम कर रही है और बीच में लोड आपको दिखाई दे रहा है। यही दूसरी श्रेणी के उत्तोलक की कंडीशन होती हैं जो यहाँ पर पूरी होती हैं। इसलिए पंजों के बल खड़े होना या वॉलीबॉल में जैसे जंप लेना या अन्य खेलों में आप अगर जंप लेते हैं तो ये सब दूसरी श्रेणी के उत्तोलक के ही उदाहरण हैं। इसके अलावा ऐसी ही कंडीशन प्लांटर फ्लेक्शन में भी बनती है। तो प्लांटर फ्लेक्शन भी दूसरी श्रेणी के उत्तोलक का ही एक उदाहरण है। इसके अलावा पुशअप भी दूसरी श्रेणी के उत्तोलक का ही एक उदाहरण होता है। अब आप देखेंगे एल्बो फ्लेक्शन। तो एल्बो फ्लेक्शन तीसरी श्रेणी के उत्तोलक का उदाहरण होता है। इसमें आप देख रहे हैं कि जो हमारा एल्बो जॉइंट है वो एक्सिस का काम कर रहा है और जो हमारी बाइसेप मसल है ये फोर्स का काम कर रही है और जो आगे वाला हाथ है
ये लोड का काम कर रहा है। यही कंडीशन होती हैं तीसरी श्रेणी के उत्तोलक की। ऊपर कंडीशन भी आपको दिखाई दे रही है कि इफ़र्ट के एक तरफ फलकर्म होगा और इफ़र्ट के दूसरी तरफ लोड होना चाहिए। अब यहाँ पर बहुत से बच्चों को कन्फ्यूज़न रहता है कि एल्बो एक्सटेंशन कैसे फर्स्ट क्लास लीवर का उदाहरण है और एल्बो फ्लेक्शन कैसे थर्ड क्लास लीवर का उदाहरण है। तो आप देखेंगे कि जो हमारी ट्राइसेप मसल है वो एल्बो जॉइंट के बाहर होती है और बाइसेप मसल एल्बो जॉइंट के अंदर आपको दिखाई दे रही है। तो जब हम एल्बो फ्लेक्शन की बात करते हैं, एल्बो फ्लेक्शन में आप देखेंगे कि एक्सिस और लोड के बीच में इफ़र्ट आपको दिखाई दे रहा है। जबकि अगर हम एल्बो एक्सटेंशन की बात करते हैं तो एल्बो एक्सटेंशन के समय एक्सिस बीच में हो जाता है और एक्सिस के बाहर ट्राइसेप मसल होती है। यही अंतर होता है दोनों के बीच में। इसको थोड़ा ध्यान से समझने की ज़रूरत है। इसी तरह से डोर्सीफ्लेक्शन भी तीसरी श्रेणी के उत्तोलक का ही एक उदाहरण होता है, क्योंकि इसमें आप देखेंगे कि हमारी जो टिबियालिस एंटीरियर मसल होती है ये बल लगाने का काम करती है और एंकल जॉइंट एक्सिस का काम करता है और एंकल जॉइंट के आगे का हिस्सा हमारा पैर वो रेजिस्टेंस का काम करता है। जो तीसरी श्रेणी के उत्तोलक की कंडीशन होती हैं वो सभी इस जोड़ पर भी पूरी होती दिखाई देती हैं। इस तरह के मूवमेंट के लिए जो कंडीशन होनी चाहिए वो तीसरी श्रेणी के उत्तोलक से मेल खाती हैं। इसलिए हमारा डोर्सीफ्लेक्शन भी तीसरी श्रेणी के उत्तोलक का ही एक उदाहरण होता है। इसके अलावा सीटअप भी तीसरी श्रेणी के ही उत्तोलक का एक उदाहरण होता है। इतने उदाहरण आपको अच्छे से याद करने पड़ेंगे। इसके अलावा आपको लीवर की भुजाओं के संबंध में भी ज्ञान होना आवश्यक हो जाता है। तो आप देखेंगे कि पहली श्रेणी के उत्तोलक में फलकर्म से लेकर लोड तक जो ये दूरी आपको दिखाई दे रही है इसे कहते हैं हम लोड भुजा या भार भुजा कहते हैं। इसी तरह से फलकर्म से लेकर इफ़र्ट तक की जो दूरी होती है उसे इफ़र्ट भुजा या बल भुजा के नाम से जाना जाता है। पहली श्रेणी के उत्तोलक में बल भुजा और भार भुजा इन दोनों की लंबाई बराबर भी हो सकती है और अगर हम फलकर्म को ट्रांसफ़र करते हैं किसी तरफ तो इन दोनों भुजाओं की दूरी कम या ज़्यादा हो सकती है। ये भी आपको अच्छे से समझ लेना है क्योंकि यहाँ से कंडीशन बेस्ड सवाल आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। अब अगर चित्र में आप सेकंड क्लास लीवर को ध्यान से देखते हैं तो आप देखेंगे कि फलकर्म से लेकर लोड तक की जो दूरी है उसे लोड भुजा या भार भुजा कहते हैं और फलकर्म से लेकर इफ़र्ट तक की जो दूरी है इसे हम इफ़र्ट भुजा या बल भुजा कहते हैं। तो आप देखेंगे कि दूसरी श्रेणी के उत्तोलक में भार भुजा की लंबाई बल भुजा की लंबाई से हमेशा कम होती है। ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आपको अच्छे से याद कर लेना है, इसे अच्छे से समझ लेना है। यही कारण होता है कि दूसरी श्रेणी के उत्तोलक को अगर आप देखते हैं तो इसमें बल भुजा की लंबाई भार भुजा की लंबाई से अधिक होती है। तो जब हमें ऐसे उत्तोलक की आवश्यकता पड़ती है कि भाई हमें बल लगाकर कोई काम करना है तो वहाँ पर दूसरी श्रेणी के उत्तोलक का ही प्रयोग किया जाता है। अब आप देखेंगे तीसरी श्रेणी के उत्तोलक में फलकर्म से लेकर इफ़र्ट तक की जो ये दूरी होती है इस दूरी को हम कहते हैं बल भुजा और फलकर्म से लेकर लोड तक की जो ये दूरी आपको दिखाई दे रही है इस दूरी को हम कहते हैं भार भुजा। कहने का मतलब ये है कि तीसरी श्रेणी के उत्तोलक में
बल भुजा की लंबाई भार भुजा की लंबाई के मुकाबले कम होती है। ये भी आपको अच्छे से समझ लेना है। और तीसरी श्रेणी के उत्तोलक का प्रयोग खेल एवं शारीरिक शिक्षा में सबसे अधिक होता है। इस बात की आप पल्ले से गांठ बांध लें, क्योंकि ये सवाल पेपर में देखने को आपको अवश्य ही मिलेगा। तो ये आपने देखा लीवर से संबंधित कुछ प्रमुख बातें, जिनको लेकर अक्सर पेपर में आपको सवाल देखने को मिलते हैं। अगर आप इतनी बातें लीवर को लेकर अपने मन में बैठा लेते हैं, सेट कर लेते हैं, इन सभी चीज़ों को आप अच्छे से याद कर लेते हैं और समझ लेते हैं, समझने के बाद अगर आप पेपर में जाते हैं तो निश्चित ही आपका लीवर का कोई भी सवाल गलत नहीं होगा। और इस एरिया से बाहर बामुश्किल ही लीवर का कोई सवाल बन सकता है। तो इतनी बातें आप अच्छे से समझें और इनको जानें और याद भी अच्छे से कर लें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना कतई ना भूलें। इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्कार।